Dear students, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by JD Sir. यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। 4 वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं। In last class we are discussed about the Biot-Savart law and its applications. Here we are considering some related important information related to the Biot-Savart law in terms of the Helmholtz coils. Exactly Helmholtz coils आपके पास क्या है? In this case we are just to be consider the formulations at the point x equal to r by 2. It means here we are having the two coils और दोनों में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? पॉइंट P1 और P2 पर। उनकी फॉर्मुलेशन कितनी थी? इन टर्म्स ऑफ द 4/5√5 म्यू नॉट Ni अपॉन r। तो सेम फॉर्मुलेशन अपन यूज कर रहे हैं। Here the two coaxial similar circular coils with equal currents in which the currents are to be flowing to be equal in same directions and the distance between their centers equal to their radius. It means आपने दो coils ली जिनमें करंट तो सेम फ्लो हो रहा है बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ बोथ द coils. Then this arrangement is to be called as the Helmholtz coil. Then the magnetic fields remains uniform between them. Then the magnetic field in between कितना होगा? It is to be constant, same रहेगा. रीजन यदि अपन मिड पॉइंट की बात करें, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू r, देन मिड पॉइंट इज टू बी एट r/2. तो एग्जैक्टली जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा? r/2. एंड वी आर हैविंग द फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द B1 एंड B2. 4/5√5 म्यू नॉट Ni अपॉन r. Here the total magnetic field B1 plus B2 किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 2 इंटू B1 और 2 इंटू B2. देन 2 से मल्टीप्लाई किया 4 म्यू नॉट अपॉन 5√5 Ni अपॉन r को। क्या फॉर्मुलेशन बनी? इसको सिंप्लीफाई करके अपन ने इन टर्म्स में लिखा 0.716. 0.716 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी आर गेटिंग आउट 1.432 mu naught Ni upon r. It means it is to be the value of the B at the center of the coil. It means Helmholtz coil का आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 1.432 into B center, magnetic field at the center of the Helmholtz coil. Next we will discuss about the directions of the magnetic field. Here we are considering the directions. If I is to be flowing into the anti-clockwise, आपने कोयल कंसिडर की। यदि इस कोयल में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में कहीं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये किस पोल की तरह बिहेव करेगा? एन पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. इट मीन्स यहाँ पे आपने प्लेस करने की कोशिश की तो डायरेक्शन यही होगी. देन यदि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो हो रही है तो अंदर क्या बनेगा? एस बनेगा. तो आपके पास ये किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. तो इट इज टू बी द बिहेवियर ऑफ द सर्कुलर कोयल. नाउ वी आर कंसिडरिंग द अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द एम्पियर्स लॉ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बायो-सावर्ट एज वेल एज एम्पियर लॉ बोथ आर टू बी इंपॉर्टेंट. दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओरिंग में आपको मिलता है और अल्टरनेट तो डेफिनेटली मिलता है. या तो आपके पास बायो-सावर्ट मिलेगा या फिर आपको एम्पियर्स लॉ मिलेगा. हियर वी आर स्टडीड अबाउट द एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ एग्जैक्टली क्या कह रहा है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनटू इट. देन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट समेशन आई. इसका मतलब ये एग्जैक्टली किसकी तरह बिहेव कर रहा है आपके पास? जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में गाउस लॉ की बात कर रहे थे वहां भी अपन क्लोज पाथ के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते थे. यहां पर भी अपन एम्पियर्स लॉ को क्लोज पाथ के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे. देन इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट इंटू समेशन आई. ये फॉर्मुलेशंस ओनली यूजफुल होगी टू सॉल्व द सिमेट्रिकल एम्पियर्स लूप. ये तभी होगी जब आपके पास बनने वाला लूप सिमेट्रिकल होगा. इफ B is to be parallel to the DL, यदि B DL के पैरेलल है तो क्या फॉर्मुलेशन बनेगी? डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स वाई B DL cos थीटा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो B डॉट DL किसके इक्वल होगा? B DL के इक्वल. इफ दे आर टू बी परपेंडिकुलर, B is to be perpendicular to the length vector, then
cos 90 कितना होगा 0, तो b डॉट डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इट मीन्स यदि b डॉट डी एल को अपन 0 करेंगे तो ये 0 के इक्वेट हो जाएगा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, देन समेशन आई इक्वल टू 0। देन आवर फॉर्मुलेशंस, नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस ऑफ द एम्पियर लॉ किस टर्म्स में मिलेगी, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई। अपन ने यहाँ पे b की वैल्यू को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ द म्यू नॉट इंटू एच। देन ये फॉर्मुलेशन एच की टर्म्स में दोनों तरफ से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, एच डॉट डी एल किसके इक्वल हो गया समेशन ऑफ आई। Then it is in this case Biot-Savart is to be equated by the Ampere-Circuital law. Next we will consider the application of the Ampere's law. Earlier we are just to be considering the applications of the Biot-Savart. Here we are considering the applications of the Ampere law. First application, the magnetic field due to the infinitely length long straight conductor. Formulations, we are started with the Ampere's law as per the definition of the Ampere's law. Integration b dot dl कितना होगा म्यू नॉट समेशन आई। हियर यदि अपन वायर की बात करें, इट इज टू बी द इनफाइनाइट लेंथ वायर। आपने इससे किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया, देन इट इज टू बी कंसिडरेबल ए क्लोज्ड सर्कुलर पाथ सराउंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर डीएल की डायरेक्शन एंड द बी की डायरेक्शंस बोथ आर टू बी पैरेलल, that's why theta equal to 0, cos 0 equal to 1 and summation I is to be replaced by the I. B integration dot dl किसके इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन dl की वैल्यू कितनी होगी b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देन b की वैल्यू 2 पाई आर को इधर डिवाइड कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस फॉर्मुलेशन से i के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के। यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें इन बिटवीन b एंड r, इट मीन सेंटर से डिस्टेंस के साथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ क्या होगा एक हाइपरबोला ग्राफ होगा। इसका मतलब रेडियस को आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। इन नेक्स्ट केस वी आर कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग द लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये आपके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप है। इस शेप में अगेन आपके पास जो फील्ड लाइंस होंगी दे आर टू बी पासिंग लाइक दिस, इस तरीके से बाहर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पास होंगी। इसकी रेडियस कितनी होगी कैपिटल आर। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपन ने एक पॉइंट पी कंसीडर किया और इस पॉइंट पी पर क्या होगी कहीं ना कहीं आपके पास से एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और एक लीनियर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। हियर वी आर कंसिडरिंग द फ्यू केसेस। केस नंबर 1, small r is to be greater than r, it means our point is to be outside the cylinder. तो जब ये point outside the cylinder होगा then b dot dl equal to mu naught summation I, it is to be the basic definition of the Ampere's law. b and dl are to be parallel to each other, थीटा 0 होगा, cos 0 1 होगा, इसका मतलब ये b dl के इक्वल आएगा। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ dl किसके इक्वल आएगा, अगेन सर्कुलर शेप है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा 2 पाई आर। It means b equal to mu naught I upon 2 pi r. It is to be the similar to the infinite length long straight conducting wire. Next, here we are considering the case number 3. Case number 2. At the surface it means in place of the small r, we are just to be put it down the capital R. Then b at the surface कितना होगा mu naught I upon 2 pi into capital R. Case number 3. Linear integration b dot dl equal to mu naught summation I dash, because in case number 3 अपन कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, when our small r is to be less than r, it means our point is to be inside the cylindrical shape. तो अपन ने यहाँ पर स्मॉल r को इसके अंदर कहीं लिया तो इसकी रेडियस क्या होगी चेंज होगी। यदि इस पर्टिकुलर कंडक्टर से आपके पास करंट I फ्लो हो रही थी तो जो इसके अंदर का पार्ट होगा उसमें से जो करंट फ्लो होगी इट इज टू बी डिफरेंट टू द करंट I, इसीलिए अपन ने I को क्या लिखा है I डैश की टर्म्स में लिखा है। नेक्स्ट फर्स्ट अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अवर मोटिव इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द I डैश। I डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज पर द करंट डेंसिटी फॉर्मूला। I अपॉन ए पर यूनिट एरिया यदि अपन कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल होता है करंट डेंसिटी। और अपन को पता है यदि अपने पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है देन द करंट डेंसिटी इज टू बी सेम फॉर द एंटायर वायर। I अपॉन ए इज इक्वेटेड बाई I डैश अपॉन ए डैश, बिकॉज I डैश यदि स्मॉलर एरिया स्मॉलर है तो उसमें करंट भी स्मॉलर होगी। यहां से अपन ने कैलकुलेट किया I डैश इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया
फॉर्मुलेट आया आई इंटू ए डेस अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ द पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल ए कितना होगा, ए की वैल्यू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा आई डेस इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बी में वैल्यू पुट अप कर देते हैं किसकी, आई डेस की, देन म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस आपको ध्यान में हो तो वहां पर भी अपन ऐसे ही कि 3 केसेस को डिराइव करते थे, इनसाइड द शेप, एट द सरफेस और द आउटसाइड द शेप। यदि आप इसको इस तरीके से रीअरेंज करें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू आर अपॉन आर, तो ये फॉर्मुलेशन किसके इक्वल थी, एट द बीट सरफेस, तो बी सरफेस इंटू आर अपॉन आर। यहां से आप फॉर्मुलेशन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इसका मतलब आप जो पॉइंट ले रहे हैं वो जितना डिस्टेंस से, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे लेंगे इनसाइड द सिलेंडर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि एट द सरफेस द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी मैक्सिमम, और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन केस नंबर 4 इफ r इक्वल टू 0 इट मीन्स हियर वी आर कंसिडरिंग b इक्वल टू 0, कि जब अपन को इसकी एक्सिस पे कैलकुलेट करना हो, एक्सिस पे कैलकुलेट करना हो या फिर सेंटर पे कैलकुलेट, इट मीन्स इसकी एक्सिस ये वाली होगी, तो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b इक्वल टू 0 होगा। यदि अपन ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो b और r में ग्राफ, ये कौन सा केस है, r इज स्मॉल r इज टू बी लेस देन कैपिटल R, इट मीन्स इनसाइड द सिलेंड्रिकल शेप, तो b इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब एक लीनियर स्ट्रेट लाइन पाथ ग्राफ बनेगा और b आपके साथ धीरे धीरे इंक्रीज होगा। r इक्वल टू r स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इट इज टू बी द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस, इट इज टू बी मैक्सिमम, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। When small r is to be greater than r, it means outside that particular cylindrical shape, b is to be inversely proportional r, ताकि क्या होगा आपके पास से ये पैराबोलिक एक ग्राफ होगा। It is to be the second case related to the Ampere's law. Next, here we are considering the another important formulation in terms of the solenoid. Next देखिए सोलेनॉइड क्या होता है आपके पास, इट इज टू बी लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेलिक्स, मतलब सिलेंडर जो अपन ने पढ़ा था सेम उसी फॉर्मुलेशन को यूज किया है। इट इज टू बी कंसिडर्ड एज ए होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर। तो यहां से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे आर टू बी पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर होलो सिलेंड्रिकल शेप, तो इसको अपन ने लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेलिक्स के टर्म्स में लिया है। हियर वी आर हैविंग द कंडक्टिंग वायर्स, और उसको आपने इसके ऊपर टर्न्स के रूप में क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। देन दीज वायर्स, बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द वायर आर टू बी कनेक्टेड विद द बैटरी। दोनों वायर्स किससे कनेक्ट हो गए, बैटरी से कनेक्ट हो गए। इट मीन्स हियर द लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स बाई इंसुलेटिंग कॉपर वायर। यहाँ पे आपके पास जो कॉपर वायर के आपने क्या लिए हैं, काफी सारे टर्न्स कंसिडर किए हैं। ट्यूब ऑफ द कार्डबोर्ड और द चाइना क्ले, इट्स टू बी कंसिडर्ड इनसाइड, कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आपके पास डायरेक्टली कनेक्शन नहीं हो, करंट इसमें फ्लो नहीं हो, दैट्स वाई अपन यहाँ पे क्या कार्डबोर्ड या फिर चाइना क्ले एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं। लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर cylindrical helix is to be considered as small l, number of turns equal to capital N, then number of turns per unit length। तो L लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, कैपिटल N बाई N, इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल n। देन द समेशन I, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही थी वो कितनी होगी, इसके लिए देखिए अपन डिराइव करते हैं। यदि आप इस पर्टिकुलर सपोज कीजिए कि इट इज टू बी ए सिलेंड्रिकल शेप, यदि आप इसको बीच से यूं कट करते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर की शेप दिखाई देगी, इसमें से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो आपको इस तरीके से कुछ जाती हुई दिखाई देंगी। देन हियर वी आर कंसीडरिंग ए पर्टिकुलर स्क्वायर और शेप PQRS, आपने एक शेप कंसीडर की, और ये जो शेप है ये आपके पास किस तरीके की है कि द सम पार्ट ऑफ इट इज टू बी इनसाइड द सोलेनोइड, और सम पार्ट कैसा, इट इज टू बी आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड। तो यहां से आप P से Q, Q से R, R से S, S से P, इट मीन्स वी आर कंप्लीटिंग ए क्लोज पाथ। करंट की डायरेक्शंस की बात करें तो लास्ट क्लास में अपन ने देख चुके थे करंट की डायरेक्शन, सॉरी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस कैसी होंगी, या तो इनरवर्ड होंगी या आउटरवर्ड होंगी। तो यहां पर देखिए आपके पास करंट की डायरेक्शंस
यदि अपन किसी पर्टिकुलर शेप के रेस्पेक्ट में देखें तो आपके पास करंट की डायरेक्शन ये वाली है, इसका मतलब करंट इस तरीके से, तो इसमें क्या होगी, इनसाइड होगी। इनसाइड होगी तो आपके पास फॉर्मुलेशन ये वाली होगी। और जब अपन इस वाली शेप की बात करेंगे, घूम के इस तरीके से बाहर की तरफ आएंगी, तो अपन इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया। Next, here we are using the basic definitions of the Ampere's law to derive the expression for the magnetic field due to solenoid. Here the integrations of B dot dl with respect to PQRS. It means we are considering the entire shape. It is to be mu naught summation I. PQRS को आपने differentiate किया in terms of the first P to Q integrate किया, next Q to R, R to S, S to P. It is to be theta equal to 0 degree because they are to be in the same directions. Here theta is to be 90 degree perpendicular है, it is to be outside the solenoid, it is again to be the 90 degree. Equated by the same formulation mu naught into summation I. Then 90 degree 0 हो जाएगा, it is 90 degree, it is also to be 0 outside the surface. कोई करंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, B is to be 0, that's why it is to be 0. तो सिर्फ एक फॉर्मुलेशन बचेगी, P to Q B dot dl equal to mu naught n. म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू पुटअप की इन टर्म्स ऑफ द एन इंटू एक्स इंटू आई। अब अपन इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो फॉर्मुलेट होके क्या वैल्यू जाएंगे आपके पास, बी एक्स इक्वल टू बी इंटू डी एल की वैल्यू अपन ने क्या ली, द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ द स्क्वायर शेप, कितनी एक्स, देन ये क्या होगी बी इंटू एक्स, डी एल की वैल्यू एक्स, म्यू नॉट एन इंटू एक्स इंटू आई। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू कितनी मिली, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन को यदि आप कैपिटल एन में चेंज करें तो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। स्मॉल एन क्या था, इट इज टू बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सोलेनोइड। ये तो किसकी वैल्यू आई, बी की। यदि अपन यहाँ से एच कैलकुलेट करें तो इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द बी अपॉन म्यू नॉट। अपन ऑलरेडी प्रीवियस फॉर्मुलेशन देख चुके हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो एच की वैल्यू बी अपॉन म्यू नॉट। इट इज टू बी इक्वेटेड बाई, यहां से यदि अपन इसको म्यू नोट से डिवाइड कर दें तो क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, एन इंटू आई, कैपिटल एन के टर्म्स में एन इंटू आई अपॉन एल। नेक्स्ट, यदि इसी एंटायर एक्सपेरिमेंट को वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग इनटू द मीडियम, देन फॉर्मुलेशंस क्या होंगी, बी मीडियम इक्वल टू कितना होगा, म्यू एन आई अपॉन एल। म्यू जो होगा वो अब यहाँ पे क्या आ गया, इन प्लेस ऑफ द म्यू नोट की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू मीडियम की टर्म्स में आ जाएगा, और इसको किस टर्म्स में लिखेंगे, म्यू आर इंटू म्यू नोट। हियर द म्यू आर इज टू बी द रिलेटिव permeability. If the length of the solenoid is to be finite, अपन ने यहाँ पे सोलेनोइड किसी इनफाइनाइट लेंथ की कंसीडर की है, यदि लेंथ आपके पास फाइनाइट होगी देन दिस फॉर्मुलेशन इज टू बी रिटन डाउन इन टर्म्स ऑफ द, कि जो अपन ने किसमें बायो-सावर्ट में एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे इन टर्म्स ऑफ द साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, सेम कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे आएंगे, बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटू एन आई कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। हियर यदि आपने दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया तो आपके पास फाई 1 90 और फाई 2 180, देन इट इज टू बी इक्वेटेड बाई 1/2 इंटू म्यू नॉट एन आई। तो किसी भी फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन आई का हाफ होगा, इट इज टू बी एट पर्टिकुलर एंड। द एंटायर यदि सोलेनोइड के लिए पूछा जाए तो म्यू नॉट एन आई, और उसके किसी एक पर्टिकुलर एंड पे पूछा जाए तो इट इज टू बी द म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। Next, here we are considering the another formulation in terms of the toroid. टोरॉइड एक्जैक्टली क्या है, जो आपने सोलेनोइड बनाया था वो कैसा था, इनफाइनाइट लेंथ का था। इफ यू आर जस्ट टू बी कनेक्टिंग बोथ द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, यदि आप सोलेनोइड के दोनों अंतिम सिरों को आपस में जोड़ देते हैं और एक सर्कुलर शेप दे देते हैं, लाइक ये सोलेनोइड था, इसको मैं फोल्ड करके कहीं ना कहीं आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। इट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज द एंडलेस सोलेनोइड। सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ की थी तो इसी तरीके से ये भी क्या होगी, एंडलेस होगी। होलो सिलेंड्रिकल रिंग्स in which the large number of the turns are to be closely wound, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और दे आर टू बी क्लोजली वाउंड, और ये कैसी होगी, होलो सिलेंड्रिकल रिंग। इसका मतलब ये अंदर से क्या होगी, खोखली होगी। हियर एन इज टू बी नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज टू बी द करंट, देन बी एट द सेंटर ऑफ द अलोंग द एक्सिस, इसके सेंटर पे बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास। हियर अगेन वी आर जस्ट टू बी यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। बी पैरेलल है डी के, दैट्स व्हाई इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द बी इंटीग्रेशन डीएल, और इट इज टू बी इक्वेटेड बाय म्यू नॉट समेशन आई कितना होगा, एन इंटू आई। आई करंट एक टर्न में फ्लो हो रही थी तो एन टर्न्स में कितनी होंगी, एन इंटू आई। डीएल को किससे रिप्लेस किया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि अब शेप कैसी आ गई, सर्कुलर।
दैट्स वाई अपन ने लिख दिया 2 पाई आर। देन 2 पाई आर को डिवाइड किया, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, अगेन n अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर को आपने लिख लिया स्मॉल n। इट इज टू बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वहां पर स्ट्रेट लाइन थी, दैट्स वाई n अपॉन x की टर्म्स में, n अपॉन l की टर्म्स में लिया था। यहां पर आपके पास सर्कुलर शेप है, दैट्स वाई n अपॉन 2 पाई आर। लेंथ किसके इक्वल होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगी। ध्यान देना दोनों बिल्कुल सेम है, वहां पे l यूज किया था, यहाँ पे लेंथ को सर्कुलर शेप दे दी, दैट्स वाई कितना बन गया? 2 पाई आर की फॉर्मुलेशन में आ गया। h अगेन वही फॉर्मुलेशन, n इंटू आई, n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। It is to be the toroid case. Next, we are considering the force on or the torque on a current carrying rectangular loop into a uniform magnetic field. Here we are considering the two poles of the magnets in terms of the north and south poles. It means there is a magnetic field in between them, and this magnetic field is to be the uniform magnetic field. It means the field lines are to be parallel to each other. Here we are having a rectangular loop PQRS. It is to be placed in between the both the poles of the magnets. Then as per the position of the loop, the magnetic field or the magnetic force are to be changed. Here we are just to be considering the force upon the PQ. It means for this side PQ आप consider कर रहे हैं, तो force का already अपन formula पढ़ चुके हैं in terms of the ILB. ध्यान दीजिए फोर्स के दो फॉर्मुलेशन थे in terms of the QV क्रॉस B और IL क्रॉस B। QVB क्वाब फॉर्मुलेशन तब लगानी है जब आपके पास किसी पॉइंट चार्ज की बात हो, और जब अपने पास किसी भी कंडक्टिंग शेप की बात होगी तो अपन BIL बिल वाला फॉर्मुलेशन काम में लेंगे। देन ये दोनों अगेन फॉर्मुलेशंस परपेंडिकुलर हैं, दैट्स वाई किसके इक्वल आ गया? ILB। नेक्स्ट अपन ने बात की QR के लिए, तो QR पे फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, इट इज टू बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? IBL। नेक्स्ट RS इस साइड के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या होगी? परपेंडिकुलर इनरवर्ड होगी। ये तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड थी, ये परपेंडिकुलर इनरवर्ड होगी। इसका मतलब ये वाली जो शेप है इस पे डायरेक्शन ये है और इस पे डायरेक्शन क्या थी? ये वाली थी। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस PS पार्ट और द SP पार्ट, ये भी IBL होगा बट इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। नाउ द नेट फोर्स कितना होगा? ये दोनों फोर्सेज F1 F2 दे आर टू बी कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर, F3 एंड F4। उन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स वाई इनका इफेक्ट कैंसिल आउट होगा एंड द नेट फोर्स इक्वल टू 0। इट मीन्स नो रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब इसमें कोई भी मोशन आपके पास से नहीं होगा। नेक्स्ट वी आर कंसिडरिंग द टॉर्क ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फिलामेंट इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपन वहां पे डाइपोल की बात करते थे, सेम वैसी कुछ फॉर्मुलेशन अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं। हियर वी आर हैविंग द पर्टिकुलर मैग्नेटिक स्ट्रिप PQ। आपने कोई भी करंट कैरिंग लूप लिया, करंट कैरिंग वायर लिया, उसको आपने प्लेस कर दिया एट एंगल अल्फा इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब यदि ये P और Q पॉइंट, इसकी टोटल एंटायर लेंथ अपन ने B कंसिडर की, तो दो कंपोनेंट्स होंगे, इट इज टू बी द B साइन थीटा, इट इज टू बी द B कॉस थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा है, इसके रेस्पेक्ट में थीटा के साथ वाला कोस थीटा और ये साइन थीटा। देन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा अपन ने ऑलरेडी देखा, यदि अपन वायर की बात करेंगे तो कितना होगा? BIL की टर्म्स में होगा। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? इन टर्म्स ऑफ द B साइन थीटा। तो अपन ने यहाँ पे रख दिया B साइन थीटा। देन B और L को अपन ने एक साइड में रख लिया, साइन थीटा को इधर रखा, तो आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बन गई? ये जो फॉर्मुलेशंस बनी वो L इंटू B किसकी टर्म्स में आ गई? एरिया के टर्म्स में आ गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से एरिया, इसका मतलब आपके पास टॉप का फॉर्मुलेशन क्या मिल गया? IAB साइन थीटा। A यहाँ पर एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा उसका पर्टिकुलर घटक है और I उसमें फ्लो होने वाली करंट। सेम फॉर्मुलेशंस को यदि अपन कंसिडर करें कि देर आर n नंबर ऑफ द टर्न्स इज टू बी देर, यदि n नंबर ऑफ द टर्न्स है तो इसको अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? NIAB साइन थीटा। देन ये जो फॉर्मुलेशंस है NIA, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल M, तो टो का फॉर्मुलेशन क्या बन गया? MB साइन थीटा। यहाँ पे M क्या? इट इज टू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A उसके पास क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। टो इक्वल टू MB कॉस अल्फा, क्योंकि यदि इस अल्फा के रेस्पेक्ट में देखें तो आपके पास साइन थीटा और उसमें रिलेशन क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ द कॉस अल्फा। क्योंकि अल्फा और थीटा में रिलेशन देखें, ये एंगल 90 डिग्री है तो इट इज टू बी 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो साइन में 90 माइनस अल्फा पुटअप किया तो क्या बन गया? कॉस अल्फा।
जैसे आपने देखा cos अल्फा, तो ये फॉर्मुलेशंस के आ गई, टो इक्वल टू एम ए इंटू बी कॉस अल्फा के टर्म्स में आ गया। और यदि आप यहाँ से फॉर्मूले को रिलेट करें तो एम बी साइन थीटा दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, टो इक्वल टू एम क्रॉस ए बी। ध्यान देना वहां पर भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी टो देखा था, टॉर्क देखा था, वहां पर फॉर्मुलेशंस क्या थी आपके पास, P क्रॉस E की टर्म्स में थी। P क्या था आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था M इंटू वी, और यहाँ पे E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे P की जगह पे M आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। देन फॉर्मुलेशंस कितनी बन गई, NIA क्रॉस ए बी। Here we are just to be considering the two cases. Case number 1 when theta equal to 0 और 180, जब थीटा इक्वल टू 0 या 180 होगा तो फॉर्मुलेशन टो इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। या फिर अपन कहें अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टो इज टू बी मिनिमम। When theta equal to 90, alpha equal to 0, then tau is to be maximum, and this maximum value is equal to m into b, और m की वैल्यू क्या है, NIA। That's why tau की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, NIA B।